अच्छा, इस लेक्चर के अंदर अब हम लोग जो है ना वो पेपर 2 के पास पेपर्स करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के। पेपर 1 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पेपर 2 में क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर ला होता है, तो जो आसान वाली कैलकुलेशन है हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे, मुश्किल वाली भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करेंगे। सही है। तो पहला सवाल देखते हैं ज़रा। दो शेप्स आपके पास गिवन है। पार्ट ए में कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू बी। ठीक है, यानी कि ए आपके पास ऑब्जेक्ट है, बी आपकी इमेज है। ठीक है, ये ए से बी मैपिंग हो रही है, तो डिस्क्राइब करनी है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो हम ये चेक करते थे कि साइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो एनलार्जमेंट तो नहीं है। ठीक है, फिर हम ये चेक करते थे कि ड्रैग तो नहीं हुआ, तो देखें अगर ड्रैग हुआ होता तो फिर ये शेप जो है वो इसी तरह बनना चाहिए था। ठीक है, मगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, इसका मतलब है कि ड्रैग भी नहीं हुआ, यानी कि ट्रांसलेशन भी नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रिफ्लेक्शन हुई है या रोटेशन हुई है। तो रिफ्लेक्शन या रोटेशन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइनें बनाते हैं। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई है ज़रा, ये देख लें। तो अब हमारी जो लाइंस है आप देख सकते हैं जैसे कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्शन। और ये लाइंस भी मिटा देता हूँ, या लाइंस रहने देते हैं बल्कि। ठीक है। अच्छा, अब जब रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, तो हमें क्या बताना होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक तो ये बताना होता है कि रिफ्लेक्शन हुई है, दूसरा क्या बताना होता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या तरीका है कि ये जो हमने तीन लाइनें बनाई है ना, इनके हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन जो है वो तीन बॉक्सेस के ऊपर जा रही है ना, तीन बॉक्सेस को कवर कर रही है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 1.5 बॉक्स के ऊपर, यानी कि एक बॉक्स एंड अ हाफ बॉक्स। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से ये वाली लाइन 1 2 3 बॉक्सेस को कवर कर रही है, तो इसका भी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाली लाइन 4 बॉक्सेस को कवर कर रही है, तो 1 2 बॉक्सेस, 1 2 बॉक्सेस, तो इनके बीच में बिल्कुल यहाँ पर होगा। सही है, इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा आपस में, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है। ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट बी में वो कह रहे हैं शेप बोल रहा हूँ, शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय एन इनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर 3। ठीक है, इनलार्जमेंट करनी है शेप ए की, स्केल फैक्टर है 3। Two of the vertices of the shape C are 2 5 and 5 2. Find the coordinates of the center of enlargement। अच्छा जी, उन्होंने आपको ये बता दिया कि भाई ए की जब हमने enlargement की है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 3, यानी कि जो शेप ए है उसको हमने 3 टाइम्स बड़ा कर दिया, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं। ठीक है, बाकी के दो उन्होंने बताए नहीं। ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए क्योंकि 4 पॉइंट्स है ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने खाली 2 बता दिए हमें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बताना है। अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है ना, इन दोनों को मैं प्लॉट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 2 5 और 5 2 ना, तो 2 5 5 2। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स इन्होंने मुझे बताए हुए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इमेजिन करूँ कि हमारा शेप बन क्या रहा है। देखिए, बात यह है कि हमारे पास ये जो शेप है, इसके ऊपर हमने स्केल फैक्टर लगाया है 3 का। ठीक है, यानी कि ये शेप जो है वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये वर्टिसेस हैं, यानी कि ये 2 कॉर्नर्स हैं। अब अगर ये 2 कॉर्नर्स हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच में एक लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, एक लाइन इनको कनेक्ट कर रही होगी। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो है ना हमारे पास वो ये वाली साइड है इनलार्ज होने के बाद। ठीक है, तो बाकी का शेप भी मैं इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, वो यूँ बन रहा होगा।
तो ये हो गया सी। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये किस तरह बनाया, देखिए हमारे पास जो स्केल फैक्टर था ना वो 3 का था। दो जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया। ठीक है, उसके बाद इनको एक लाइन के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये वाली साइड जो है वो ये साइड है। ठीक है, तो बाकी की साइड मुझे ड्रॉ करने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। स्केल फैक्टर 3 का लगाना है, यानी कि 3 गुना बड़ा करना है ना। तो अगर ये 1 बॉक्सेस के ऊपर आ रहा है तो ये 3 बॉक्सेस पे आएगा, ये 1 बॉक्सेस पे आ रहा है तो ये 3 बॉक्सेस पे, 1 2 बॉक्सेस तो 6 बॉक्सेस। इसी तरीके से ये 1 बॉक्स के ऊपर आ रहा है, ये 3 बॉक्सेस के ऊपर आया। ठीक है, तो ये मैंने एक शेप बना लिया। अच्छा, अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकालने का तरीका बड़ा आसान था कि जो भी कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनको हम एक लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, और उस लाइन को आगे तक स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके ये लाइन जो है आपस में, ये लाइन जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। सही है। अच्छा, बाकियों को करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास आ गई है, लेकिन मैं बाकियों को भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 5। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, -4 5। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ शेप सी। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजियम है हमारे पास, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल, ये दो लाइनें बनाई हैं मैंने पैरेलल। ठीक है, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश की तो फॉर्मूले में क्या है, 1/2 है मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स कौन सी वाली हैं, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों साइड्स की जो लेंथ है उनका हमने सम करना है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 3, क्योंकि ये 3 बॉक्सेस के ऊपर आ रही है। इसकी लेंथ कितनी है 6, क्योंकि ये 6 बॉक्सेस के ऊपर आ रही है। तो सॉरी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा, हाइट आपके पास ये वाली होती है। ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है, तो हाइट कितनी है, हाइट भी 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 13.5। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेटर, इसको दिमाग से नहीं करना, कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 है। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको ज़रा हटा देते हैं। सही है, पार्ट सी पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, दो शेप्स आपके पास गिवन है, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी एंड लाइन आर। ठीक है, एक लाइन भी गिवन है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बतानी है। तो आपके पास की लाइन देख लें, ये कौन सी वाली लाइन है, ये x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लेना तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही रहेगा। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें उसका x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट उसका चेंज होते रहेंगे। ठीक है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा। इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 2। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 2। कह रहे हैं ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन लाइन आर। रिफ्लेक्शन करनी है, बड़ा आसान तरीका है, लाइन भी गिवन है, शेप भी गिवन है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 और 3 बॉक्सेस का। तो यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस होगा, 1 2 और 3 बॉक्सेस। इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट आ जाए, इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, 1 2 और 3 बॉक्सेस। तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 बॉक्सेस के बाद ये लाइन ये यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 बॉक्सेस। तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 बॉक्सेस के बाद ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। एरोज मिटा रहा हूँ ज़रा।
ये आपके पास रिफ्लेक्शन हो गई। ओहो, इस ट्रायंगल का कोई नाम दिया हुआ है इन्होंने? नहीं, नाम नहीं है, खैर हो गई। अच्छा, कह रहे हैं डिस्क्राइब फुल इधर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, ए ऑन टू बी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो साइज चेंज नहीं हो रहा, तो इनलार्जमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे? ट्रांसलेशन, तो वो भी नहीं हो रही। अब लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चले रिफ्लेक्शन है या रोटेशन। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट। तो अब देख सकते हैं क्योंकि लाइनें पैरेलल नहीं है तो हमारे पास क्या है, रोटेशन है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनें बनाकर मिटाएं, आप लोग खाली ऐसे इमेजिन भी कर सकते हैं पेंसिल से ना। पेंसिल रख के, स्केल रख के इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, बनाना चाहे बना भी लें, लाइट से लाइन बना लें, बाद में मिटा लें, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, लाइट से पेंसिल से लाइन बना लें एग्जाम में चेक करने के लिए, और उसके बाद उसको पेंसिल से इरेज कर, ओ सॉरी, पेंसिल से, इरेजर से इरेज कर दें। अच्छा जी, रोटेशन हो रही है, तो अब हमें क्या बताना है? एंगल ऑफ रोटेशन बताना है सबसे पहले तो, और सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन पता करने के मैंने बड़ा आसान सा तरीका बताया था कि कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का और इमेज का। ठीक है, एक एरो बना लेते हैं, यहाँ पर भी किसी तरीके का एरो बना लेते हैं। ठीक है, और ये चेक करते हैं कि एरो जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। रोटेशन के अंदर मैंने एरोज बना बना के रोटेशन जो है ना वो समझाई थी। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एरो जो था वो इधर पॉइंट कर रहा था, और अब आपका एरो जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आपका एरो जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये आपके पास 90 डिग्री रोटेशन हुई है। ठीक है, 90 डिग्रीज में रोटेशन हुई है, और किस डायरेक्शन में हुई है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एरो यहाँ से यहाँ चला गया। 90 डिग्रीज में रोटेशन हुई है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को बताना है अपना सेंटर ऑफ रोटेशन। तो 90 डिग्रीज के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का क्या तरीका था कि ये वाली जो लाइंस थी हमारे पास, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, आपको इन सारी लाइंस का सबसे पहले तो मिड पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मिड पॉइंट का ना अंदाज़ा लगा लेता हूँ खाली। ठीक है, कोऑर्डिनेट से निकालने की बजाय इसका यहाँ पर कहीं होगा। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है इसका यहाँ पर कहीं होगा। सही है, यहाँ पर कहीं होगा मिड पॉइंट। उसी तरीके से ये वाली जो आप लोग कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके, और जो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है पॉइंट ये वाला, ठीक है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ना, इनका इनके कोऑर्डिनेट्स पता करके उनके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी करूँगा। ठीक है, एग्जाम में चाहें तो वैसे जल्दी कर लें तो बेहतर है, ये जो जल्दी वाला तरीका है ना ज़रा, तो इससे ये होता है कि आसान भी हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है भैया? इसके 1 2 और 3 बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 और 3 बॉक्स यहाँ पे। सही है, तो यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है ना वो ये होगा। अब हमने बनाना है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि इस मिड पॉइंट को क्रॉस करे और 90 डिग्रीज के ऊपर, 90 डिग्रीज के ऊपर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये स्केल रख के बनाएंगे, मैं रफ बना रहा हूँ। इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया,
इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरीके से ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ बनेगा? ये ऐसे बन रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जाके ओरिजिन के ऊपर, यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या हो गया? हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जरा। कैन द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए बी एंड सी। डिस्क्राइब करनी है ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, तो ए ऑन टू बी। ठीक है, अब ये देख के पता चल रहा है कि हमारे पास क्या हुई है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर हमें ट्रांसलेशन वेक्टर बताना होता है। उसका तरीका क्या है कि कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का और कोई भी एक पॉइंट इमेज का। ठीक है, देख लेंगे वाई में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और एक्स में। तो वाई में हुआ है 1 2 और 3, एक्स में हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें वाई में हम ऊपर की तरफ गए। ठीक है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो वाई क्या होगा हमारा? +3। और एक्स में हम इस तरफ गए, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज होती है ना वो नेगेटिव होती जाती हैं। तो एक्स क्या होगा? -4। तो हमारा जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? -4 और 3। सही है। पार्ट बी मैट्रिक्स है। ट्राइंगल ए, पार्ट सी देखते हैं। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 2 3 एंड स्केल फैक्टर 3। ड्रॉ ट्राइंगल डी। ठीक है, यहाँ पर हमें इनलार्जमेंट करनी है सिंपली। तो अब क्योंकि हमारे पास जो हमारा सेंटर है वो 0 0 नहीं है, ठीक है, तो वही 3 स्टेप्स प्रोसेस होगा, 3 स्टेप प्रोसेस होगा। कि पहले आप जो ए है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तीनों में से अपना सेंटर सबट्रैक्ट करेंगे, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटर को वापस ऐड करेंगे और फिर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स जब आप कर लेंगे तो आपके पास जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं इतनी बार करवा चुका हूँ कि अभी आप लोगों ने खुद से 3 स्टेप्स करने। तो ये 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट कर लें। एक है -1 और 0, फिर है -1 और -3, उसके बाद है 5 और -3। ठीक है, तो ये आपकी इमेज जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी। ट्रायंगल डी आपका बन गया। एक सेकेंड, ये ट्रायंगल डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है कि ट्रांसलेशन हुई है। क्या बताते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर? ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ और ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप्स हम नीचे की तरफ आए, यानी कि -5 वाई हो गया हमारा, और 1 2। ठीक है, एक्स में हम आगे की तरफ गए, यहाँ पर क्या वैल्यूज होती हैं आगे की तरफ? पॉजिटिव वैल्यूज, तो +2। तो क्या बन गया आपका ट्रांसलेशन वेक्टर? 2 और -5। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं रिफ्लेक्ट शेप ए इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्स एक्सिस है ये क्या है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो वही काम करते हैं कि इस पॉइंट को 1 2 और 3
1 2 3। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ये पॉइंट कितना दूर है, 3 स्टेप्स। तो यहाँ पर भी 1 2 और 3, 3 ब्लॉक्स दूर होगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी 3 ब्लॉक्स दूर होगा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर है, तो 1 2 3 3 स्टेप्स दूर होगा। ये एक्स एक्सेस आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट 4 ब्लॉक्स दूर है, तो यहाँ पर भी 4 ब्लॉक्स दूर आ जाए आप। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होपफुली हमें समझ में आ चुकी हैं। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन हो गई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गई। फिर कह रहे हैं पार्ट सी में, इन लार्ज शेप ए बाय द स्केल फैक्टर टू सेंटर 5 4। अब देखें, क्योंकि सेंटर हमारा 0 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 स्टेप वाला प्रोसेस होगा कि पहले आप अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स जो ए के हैं, सॉरी यहाँ पर 4 है, ट्रेपेजियम है, चारों कोऑर्डिनेट्स लेंगे ए के, चारों में से अपना सेंटर सबट्रैक्ट करेंगे, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटर वापसी ऐड कर लेंगे। तो आपके पास जाकर 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। वो 4 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 1 2 1 4 -1 4 और -3 2। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3 स्टेप प्रोसेस के बाद आएंगे। तो आप इनको फिर कर लेंगे प्लॉट, 1 2 1 4 सॉरी 1 2 1 4 -1 और 4, -1 और 4, और क्या है, -3 और 2। ये आपका इनलार्जमेंट हो गई। पार्ट डी आपके पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम हटा देते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो इनलार्जमेंट नहीं हुई, शेप नहीं चेंज, शेप का जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा, साइज़ चेंज नहीं हो रहा, तो इनलार्जमेंट नहीं हुई। इसी तरीके से ट्रांसलेशन भी नहीं हुई, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी नहीं हुई। तो अब क्या बचा, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो ये देख लें आप, लाइनें तीनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाली इसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तीनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ये जो 3 लाइनें मैंने बनाई थी, ये वाली, इन तीनों के मिड पॉइंट्स अगर आप निकालें, तो ये वाली लाइन 2 बॉक्सेस पे आ रही है, यानी कि एक बॉक्स के बाद इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये 4 बॉक्सेस पे आ रही है, तो यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वाई एक्स एक्सिस। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 1 1। ठीक है, अबाउट 1 1। तो पार्ट बी के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि सेंटर हमारा 0 0 नहीं है। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होगा कि ट्राइंगल ए के तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। ठीक है, तीनों में से सेंटर को माइनस करेंगे, फिर अपना शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हमारे रोटेशन के शॉर्टकट्स थे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, वैसे तो हम पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे जो रोटेशन के शॉर्टकट्स थे, उनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेंगे ए के, उसमें से 1 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सबट्रैक्ट करने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे, उन पे अपना शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का शॉर्टकट क्या है कि एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है और एक्स के साइन को फ्लिप कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेंटर दोबारा से ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स, वो 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 1 1 1 4 0 2। ठीक है, 1 1 1 4 और 0 2। ठीक है, इनको जब आप प्लॉट करेंगे, तो ये ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर इस तरह से बन के आ जाएगा।
अच्छा, पार्ट सी के अंदर क्या है, मैट्रिक्स आ गया, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करनी है भाई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो पहले बता दिया इनलार्जमेंट है, ठीक है, देख के ही पता चल रहा है साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनलार्जमेंट है तो आप क्या बताएंगे, दो चीज़ें, स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है, स्केल फैक्टर निकालने का एक बढ़िया, ओहो ये कहाँ पहुँच गए हम, एच बी ओ मैक्स पे कहाँ से आ गए। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। हाँ जी, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर निकालने का बड़ा आसान तरीका था कि कोई भी एक लेंथ आप ले लें अपने ऑब्जेक्ट की, और वही सेम लेंथ आपने लेनी है अपने इमेज की। ठीक है, तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो इमेज की लेंथ कितनी है 2, ऑब्जेक्ट की कितनी है 1, 2 अपॉन 1 2। तो आपके पास जो स्केल फैक्टर है वो है 2। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना है। ठीक है, तो उसका क्या मेथड था कि सेम पॉइंट्स को आपस में आप करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में आप करेंगे कनेक्ट और एक्सटेंड कर दें। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर एक्सटेंड। तो हमें पता चल गया कि हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहाँ पर है, ये है हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, दो को भी कर लेना, खाली दो पॉइंट्स को भी तो पता चल जाता है। ठीक है, दो पॉइंट्स भी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाए, ये तीन को भी करने की जरूरत नहीं है, खाली ये दो भी कर लूँ ना, बस बहुत है, पता चल गया। ठीक है, 7 1 आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि पार्ट बी के अंदर शेप ए is mapped onto shape C by a rotation of 90 डिग्री clockwise center 10। ठीक है, अब क्योंकि सेंटर 0 0 नहीं है, फिर से 3 स्टेप प्रोसेस होगा। शेप ए के तीनों कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट्स को उठाएंगे, उसमें से सेंटर माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाला शॉर्टकट था, यानी कि एक्स और वाई को स्वैप करना, वाई के साइन को फ्लिप करना, वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोबारा से सेंटर को ऐड करेंगे, और आपके पास जो 3 पॉइंट्स आएंगे उसके बाद वो क्या आएंगे, सॉरी 4 पॉइंट्स, वो आएंगे 3 0 4 0 4 -2 3 -1। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आएंगे, इन चारों को आपस में कर लेते हैं, और सॉरी इन चारों को ज़रा प्लॉट कर लेते हैं। 3 0 3 0 4 0 4 -2 3 -1। ठीक है, तो ये आपका शेप हो गया, मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। शेप ए बी एंड सी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है, शेप ए इज मैप्ड ऑन टू बी बाय अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट, बी जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, रिफ्लेक्शन हुई है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन बतानी है। सही, तो बड़ा आसान तरीका है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कनेक्ट कर देता हूँ, और इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। ये एक लाइन कहाँ पर कितने बॉक्सेस को कवर कर रही है, 1 2 3 4 बॉक्सेस को ना, तो 2 बॉक्सेस के बाद इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी यहीं पर ही होगा, तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गई, ये वाली लाइन इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आपके पास जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना, ये -1 है, माइनस छुप गया इसका लाइन की वजह से। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे तो उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है ना वो -1 ही होगी।
ठीक है, एक्स की वैल्यूज इसकी चेंज होती रहेंगी। तो आपके पास जो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू सी। अब ए ऑन टू सी करना है, यानी कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि इनलार्जमेंट हुई है। ठीक है, साइज चेंज हुआ है। स्केल फैक्टर बताना है। ठीक है, तो एक लेंथ में ले लेता हूं ये वाली, और ये ले लेता हूं ये वाली। ठीक है, के की के का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो ये है आपके पास 3 बॉक्सेस के ऊपर, ये है एक बॉक्स के ऊपर, तो 3/1। ठीक है, तो स्केल फैक्टर आ गया 3। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, एक चीज़ का ध्यान रहे कि शेप की जो ओरिएंटेशन है ना वो फ्लिप हो गई है, यानी कि ये इनलार्ज हुआ हुआ शेप हमारे पास यूं नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बन रहा। ठीक है, बल्कि ये फ्लिप हो गया है। तो क्योंकि फ्लिप हुआ है तो इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। ठीक है, ये एक चीज़ है जिसका ख्याल रखना था। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि जो आपके पास ओरिएंटेशन है वो कहीं फ्लिप तो नहीं हो गई। अगर ओरिएंटेशन फ्लिप हुई है ना तो फिर स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है। अगर ओरिएंटेशन सेम है, फ्लिप नहीं हुआ शेप, तो फिर आपके पास पॉजिटिव होता है स्केल फैक्टर। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये आ गई -3। उसके बाद क्या बताना है भैया, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का तो बड़ा ही आसान तरीका है कि जो सेम पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लें। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि जब आपके पास स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है, ठीक है, इनलार्जमेंट के अंदर मैंने बताया था। एक सेकंड ज़रा जाते हैं जल्दी से इनलार्जमेंट पे। ये रहा। ठीक है, कि जब आपके पास के पॉजिटिव होता है, के पॉजिटिव होता है तो ओरिएंटेशन सेम रहती है, और जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है ना वो एक साइड के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास नेगेटिव होता है ना के, तो आपके पास ओरिएंटेशन सबसे पहले तो आप देख लें फ्लिप हो जाती है। ये ट्राइंगल यूं बन रहा था, अब ऐसे बन रहा है। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्लिप हुई है तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये है -3 2। ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कितना है, COR क्या है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट शॉर्ट फॉर्म -3 2। ठीक है, या इसको खाली सेंटर भी लिख सकते हैं, COR नहीं लिखना। ठीक है, COR मैंने लिखा है, आप इसको या तो सेंटर लिख दें या सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लिख दें। पार्ट सी को भी हटा देते हैं, मैट्रिक्स आ गया। ये तो मुझे पूरा ही मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। हाँ, ये तो पूरा सवाल ही हटेगा। सही है जी। अच्छा, इस सवाल को देख लेते हैं। द ग्रिड शोज ट्राइंगल ए बी एंड रेक्टेंगल आर। ठीक है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स आ गया, पार्ट ए तो हटा देते हैं। पार्ट बी में देख लेते हैं। ट्राइंगल बी ये रहा, इज मैप्ड ऑन टू सी बाय अ रिफ्लेक्शन ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन करनी है इसकी, वाई एक्सिस हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये 1 and 2 ब्लॉक्स, तो 1 and 2 ब्लॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट 1 2 ब्लॉक्स, तो 1 and 2 ब्लॉक्स, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स, तो 3 4 ब्लॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। सही है, इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं ज़रा तीनों डॉट्स को। ट्राइंगल सी इन्होंने नाम बताया हुआ है, तो ये सी आपने बना के दे दिया। पार्ट सी में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी बाय अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एल। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन एल, यानी कि ए जो है कहाँ है भाई, ए इज मैप्ड ऑन टू सी, यानी कि ए ऑब्जेक्ट सी इमेज। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कौन सी हुई है। देखिए, इनलार्जमेंट नहीं हुई है, साइज नहीं चेंज हो रहा, ट्रांसलेशन भी नहीं हुई है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो रिफ्लेक्शन या रोटेशन में से ही कुछ है। डॉट्स को कनेक्ट करके देख लेते हैं, ये इसके साथ,
ये वाला डॉट इसके साथ और ये वाला डॉट इसके साथ। अच्छा जी, तो क्योंकि आपके पास पैरेलल है तो इसका मतलब है क्या है, ये रिफ्लेक्शन हुई है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन एल क्या है आपकी, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बतानी होगी, तो वो कैसे बताएंगे कि मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे अपनी तीनों लाइंस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख के बता सकता हूँ कि 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस के ऊपर है ना, तो 2.5 बॉक्स के बाद जाके इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस के ऊपर है, तो 3.5 1 2 3.5 बॉक्स के बाद जाके इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी सॉरी इसका भी 3.5 के बाद जाके आ जाएगा मिड पॉइंट। आपस में इनके बीच में एक बना देते हैं लाइन, तो ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। ये कौन सी वाली लाइन है, ये y=टू x वाली लाइन है। ठीक है, तो y=टू x वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली जो मैंने बनाई है। तो ये आपको पता चल गई, सॉरी ट्राइंगल भी मिटा दिया, जज्बाती हो गया, y=x। पार्ट डी में कह रहे हैं रेक्टेंगल R इज मैप्ड ऑनटू रेक्टेंगल S बाय अ ट्रांसलेशन, ठीक है, बाय द वेक्टर -2 3 ऑन द डायग्राम ड्रॉ रेक्टेंगल S। सही है, जो रेक्टेंगल R है उसके ऊपर ट्रांसलेशन हुई है, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, -2 और 3। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास x जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट की तरफ हमने कितना मूव करना है, 2 बॉक्सेस। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, इस तरफ नेगेटिव x वैल्यूज होती है ना, और अगर पॉजिटिव y है तो यानी कि हमें अपवर्ड्स मूव करना है, कितने बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस। ठीक है, y की वैल्यूज ऊपर की तरफ आपके पास पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये काम आपने करवाना है हर पॉइंट को, ठीक है, रेक्टेंगल के हर पॉइंट को, कि इस पॉइंट को 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ और 3 स्टेप्स ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ये वाले पॉइंट को 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 स्टेप्स ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी 2 पॉइंट्स हम वैसे देख के भी बना सकते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ठीक है, 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ और 1 2 3 स्टेप्स ऊपर की तरफ। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, रेक्टेंगल एस। ठीक है, रेक्टेंगल एस बन गया। सवाल खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए इज शोन ऑन द ग्रिड। ठीक है भाई, नजर आ रहा है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसलेशन 7 5 7 -5। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमने कहाँ मूव करना है, राइट की तरफ 7 बॉक्सेस। ठीक है, इस तरफ x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और डाउनवर्ड्स मूव करना है 5 बॉक्सेस, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव y नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये काम हमने हर पॉइंट के साथ कराना है। राइट की तरफ 7 बॉक्सेस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और 5 बॉक्सेस नीचे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, सही है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्रांसलेशन होनी है। इसका कोई नाम दिया हुआ है क्या, बी है ये नाम भाई इसका। ठीक है, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी। ठीक है, मैप्ड ऑन टू सी बाय एन इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर -2, सेंटर -1 2। ठीक है, इनलार्जमेंट करनी है भाई, इनलार्जमेंट करनी है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं सेंटर 0 0 नहीं है, 3 स्टेप प्रोसेस होगा। ठीक है, ट्राइंगल ए के तीनों कोऑर्डिनेट्स आप उठाएंगे, उसमें से सेंटर माइनस करेंगे, उसके बाद जो हमारा स्केल फैक्टर है -2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर को दोबारा से ऐड कर देंगे।
इस 3 स्टेप प्रोसेस के बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये होंगे। ठीक है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। 1 4 3 4 3 और -2। ये ट्राइंगल आपका बन जाएगा, ट्राइंगल सी। पार्ट बी में कह रहे हैं ट्राइंगल पीस मैट्रिक्स बाई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी आर शोन ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, 4 ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है। एक सेकंड जरा। चार ट्राइंगल्स गिवन है। पार्ट ए में कह रहे हैं द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस अंडर रूट बी सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ट्राइंगल ए का पैरामीटर बताना है आपने। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए है, ये इसकी 3 साइड है। ठीक है, तो ये तीनों की लेंथ ज़रा पता कर लेते हैं। ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ है 2। एक सेकेंड, इसकी 2 लेंथ है क्योंकि ये 2 बॉक्सेस के ऊपर आ रही है। इसकी लेंथ है 1। ठीक है, और ये वाली लेंथ के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये हो गई रूट 5। पैरामीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स 2 प्लस 1 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5। ठीक है, तो अब इसको ज़रा कंपेयर करा के देख लें a प्लस रूट बी से। तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 5। यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, इस पूरी चीज़ को यहाँ ले आते हैं ज़रा। और ये मिटा देता हूँ। पार्ट बी में कह रहे हैं ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, बाय द ट्रांसलेशन टी। ठीक है, ए से बी तक ट्रांसलेशन हुई है, देख के भी पता चल रहा है। राइट डाउन द कॉलम वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स टी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर हमें बताना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका था कि एक पॉइंट आप ले लें ऑब्जेक्ट का, वही सेम पॉइंट इमेज का। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 और 3 ब्लॉक्स हम जा रहे हैं ऊपर, तो यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई, सॉरी वाई हो जाएगा पॉजिटिव 3, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है हमारे पास वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो एक्स की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव होती जाती हैं। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर क्या हो जाएगा? -6 और 3। ठीक है, एक्स वाई होता है ना, तो -6 3 कॉलम वेक्टर हो गया। ये मिटा रहा हूँ, आंसर चेक कर लेते हैं साथ साथ ही। -6 और 3। ठीक है, पार्ट सी में कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू सी। ठीक है, बी आपके पास ऑब्जेक्ट है,
सी आपकी बन गई इमेज। आपको बताना है कि भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो देखिए इन्लार्जमेंट तो नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो इमेज का साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा। ट्रांसलेशन भी नहीं हुई भी, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है ना वो चेंज हो चुकी है। तो क्या बचा, रिफ्लेक्शन या रोटेशन। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है, लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना उनको आपस में कर लेंगे कनेक्ट। तो ये वाला पॉइंट जाके कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ये वाला पॉइंट इसके साथ, और ये इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि लाइंस हमारे पास जो है वो तीनों पैरेलल बनी हैं। तो पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है कि आपके पास रिफ्लेक्शन हुई है। तो अच्छा एक सेकेंड, तो यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या बताना होता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कैसे पता चलेगी। तीनों लाइंस का ज़रा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली लाइन का ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इस वाली लाइन का ये आ जाएगा, इस वाली लाइन का ये आ जाएगा, ठीक है। बॉक्सेस जब आप चेक करेंगे ना तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइन हमारे पास बन गई, ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बन गई। तो रिफ्लेक्शन हुई है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। पार्ट डी में कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स बी ऑन टू डी, ठीक है। बी ऑन टू डी, ठीक है। देख के पता चल रहा है साइज चेंज हो गया, एनलार्जमेंट हुई है। तो सबसे पहले तो एनलार्जमेंट लिख देते हैं। अब ज़रा स्केल फैक्टर बताना है, स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर के का क्या फॉर्मूला था, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो इमेज की मैं ये वाली लेंथ ले लेता हूँ, ये दो बॉक्सेस के ऊपर है, और यही सेम लेंथ मुझे ऑब्जेक्ट की भी लेनी पड़ेगी, ये वन बॉक्स है। तो 2/1 स्केल फैक्टर हो गया 2। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या कि हमारे पास शेप जो है वो आप देख सकते हैं फ्लिप हो गया, ठीक है। ये ऐसे था लेकिन इनलार्ज होके ये ऐसे नहीं बन रहा, बल्कि ये फ्लिप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि स्केल फैक्टर आपके पास नेगेटिव होगा, सही है। जब स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है तभी आपके पास इनलार्जमेंट के बाद जो इमेज बनती है वो फ्लिप हो जाती है। अगर फ्लिप नहीं होता तो इसका मतलब है स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, वरना नंबर कट जाएगा। अगर आप 2 लिखेंगे ना तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये 3 नंबर जो है ना, इनमें से 1 नंबर आपका है, ये बताने का है कि एनलार्जमेंट है। 1 नंबर आपका स्केल फैक्टर बताने का है, और 1 नंबर जो है ना आपका वो है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बताने का। तो अगर आप इसको पॉजिटिव 2 लिख देंगे तो ये नंबर आपका चला जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है स्केल फैक्टर बताते हुए। अच्छा जी, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का क्या तरीका था कि जो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर ले। अब क्योंकि हमारे पास स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, ठीक है। ये कनेक्ट किया, ये जो इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पर हो रही है, किसी दो लाइनों को भी कनेक्ट कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पता चल जाएगी, तीनों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और 2। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या आ गया, -4 और 2। तो सेंटर लिख देते हैं -4 और 2, ठीक है। सेंटर भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी लिख सकते हैं। पार्ट ये आपके पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। पार्ट एफ की तरफ आते हैं, कहने द, अच्छा ये शायद मेरे ख्याल से ऊपर वाले से अलग है। द ट्रांसफॉर्मेशन वी इज़ अ रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस होता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपका जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं ना तो उसकी y की वैल्यू जो है हमेशा 0 ही आती है। यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लें तो y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y इक्वल्स टू 0 आप कहते हैं x एक्सिस को। तो वो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन W इज अ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 0 0, ठीक है। एक ट्रांसलेशन V हुई है, ठीक है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन V हुई है, ठीक है, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन दैट इज ऑन, मतलब उसके अंदर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपकी x एक्सिस है। और ट्रांसफॉर्मेशन W हुई है रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन था वो 0 0 है। फिर कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन V फॉलोड बाय W, सही है। कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन x क्या है,
कि आपने सबसे पहले वी की, यानी कि पहले आपने रिफ्लेक्शन की, फिर आपने रोटेशन की। ठीक है, पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवाया एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर उसको रोटेट करवा दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स आई। समझ आई बात? कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको रिफ्लेक्ट करवाया पहले एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन वी करवाई, उसके बाद आपने उसको 90 डिग्री रोटेट कराया अबाउट द सेंटर डब्ल्यू। पार्ट वन में कह रहे हैं द पॉइंट जी एच इज मैप्ड ऑन टू पॉइंट पी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स। ठीक है, द पॉइंट जी एच इज मैप्ड ऑन टू द पॉइंट पी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स, यानी कि आपके ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी एच। ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे ही बस बना दिया था। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जी और एच। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट है, ये आपने रिफ्लेक्ट करवाया पहले, फिर आपने करवाया रोटेट, तो अब इसके बाद इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, पहले तो इसको रिफ्लेक्ट करा लेना है आपने एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास शॉर्टकट क्या था, हमने रिफ्लेक्शन के लिए भी शॉर्टकट्स लिखे थे ना, वो ज़रा जल्दी से देखते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या करना होता है, फ्लिप वाई साइन। सही है, फ्लिप वाई साइन, वाई का साइन फ्लिप कर देंगे तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट है जी और एच, इसके ऊपर हमने करनी है ट्रांसफॉर्मेशन एक्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्स क्या होती है कि पहले हम करेंगे वी, पहले ट्रांसफॉर्मेशन वी करेंगे, उसके बाद डब्ल्यू करेंगे, तो फिर एक्स होगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन वी क्या है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाने का मतलब यह है कि इन कोऑर्डिनेट्स में जो वाई का साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, तो वाई का साइन फ्लिप हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव एच। अब इसके ऊपर करवाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू अप्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू क्या है, रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन 0 0। तो हमारा इसका शॉर्टकट क्या था, अब वो शॉर्टकट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 0 0। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को स्वैप करके वाई का साइन फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई को स्वैप करके वाई का साइन फ्लिप। ठीक है, तो आपके पास यहां से यहां तक आने में ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स हो गई। ठीक है, अब क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ये थी कि पहले आप वी अप्लाई करें और फिर डब्ल्यू अप्लाई करें। तो पहले हमने वी अप्लाई की, यानी कि पहले हमने इस पॉइंट को जो है ना रिफ्लेक्ट करवाया एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन पे, और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू अप्लाई की, यानी कि हमने रोटेट कराया 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, बस इसमें ये काम करना था। तो ये हो गया नेगेटिव एच और नेगेटिव जी आपका आंसर। कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप जी एच से माइनस एच माइनस जी पर आ गए हैं, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, डायरेक्टली बतानी है। ठीक है, डायरेक्टली ये क्या हुआ है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या हुआ है कि दोनों वैल्यूज जो है ना वो स्वैप हुई हैं। सबसे पहले तो जी और एच, और दोनों के ही साइन फ्लिप हो गए। ठीक है, दोनों वैल्यूज स्वैप हुई हैं और दोनों के ही साइन फ्लिप हो गए। तो अगर हम अपने रोटेशन वाले शॉर्टकट्स देखें तो यहां पर हमारे पास स्वैप होती हैं दोनों वैल्यूज, लेकिन सिर्फ वाई का साइन फ्लिप होता है, तो इसका मतलब है ये तो नहीं हुआ। यहां पर हमारे पास स्वैप होती हैं दोनों वैल्यूज, सिर्फ एक्स का साइन चेंज होता है। ठीक है, हमें तो दोनों साइंस फ्लिप करने हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर वैल्यू स्वैप ही नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। दोनों साइन फ्लिप होते हैं लेकिन वैल्यू स्वैप नहीं होती। यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, दोनों वैल्यू स्वैप भी हुई हैं और साइंस भी फ्लिप हुए हैं, तो ये कहां होता है, रोटेशन में तो नहीं हो रहा। अब रिफ्लेक्शन में चेक कर लेते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन में ऐसा हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ वाई का साइन फ्लिप होता है, हमें तो दोनों फ्लिप करने हैं और पहले स्वैप करना है, स्वैप तो हुआ ही नहीं। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में क्या होता है, सिर्फ एक्स का साइन फ्लिप होता है। ठीक है, स्वैपिंग फिर नहीं हुई। रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल्स टू एक्स में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप तो हो जाती है लेकिन साइंस नहीं फ्लिप होते, हमें तो साइंस भी फ्लिप करने। ठीक है, जी से जी एच को माइनस एच माइनस जी करने के लिए वैल्यूज को स्वैप भी करना पड़ेगा और नेगेटिव भी करना पड़ेगा, यानी कि फ्लिप भी करने पड़ेंगे साइन। तो अब अगली देख लेते हैं। अगले केस में रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स क्या होता है, आपके पास एक्स और वाई स्वैप भी होंगे
यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट स्वैप भी होंगे, तो ये काम तो बिल्कुल ठीक है। और फिर आप साइंस को फ्लिप भी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन x है ना, ये है रिफ्लेक्शन इन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। बात समझ आई? क्योंकि यही एक वाहिद चीज है जहां पर हमारे पास जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्वैप भी होते हैं और दोनों का साइन फ्लिप भी हो जाता है। ठीक है, यही तो हुआ है हमारे पास x में। तो ये मैंने काफी डिटेल में समझा दिया। अच्छा जी, ये पार्ट जो है ना इसको हटा देते हैं। पार्ट बी देखते हैं। ट्राइंगल ए हैज वर्टिसेस 1/2 1/2 सही है। यानी कि जो ट्राइंगल ए है इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं इन्होंने ये आपको बताए हैं। ठीक है, ये आपके पास 1/2 है, ये 2/2 है, और ये 1/2 और 1। इसी तरीके से ट्राइंगल बी के भी ये जो तीनों कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने आपको बता दिए। कैन डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, ए ऑन टू बी में क्या हो रहा है? साइज नहीं चेंज हो रहा है, इनलार्जमेंट नहीं है, ड्रैग भी नहीं हो रहा क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है। तो क्या बचा आपके पास? रिफ्लेक्शन और रोटेशन। लाइंस बना के चेक करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जब कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास लाइंस पैरेलल बन रही हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हुई है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे इन लाइंस का। इस वाली लाइन का ये मिड पॉइंट होगा, इसका ये। तो ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये वाली, इनको जब कनेक्ट करेंगे तो ये आएगी ना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। मिटा रहा हूँ इसको। मैट्रिक्स मैट्रिक्स चलो भाई, ये सवाल तो किसी काम का ही नहीं था। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो वेक्टर वगैरह का पार्ट्स आ रहे हैं ना उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो इसका डायरेक्टली पार्ट भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, तो इनलार्जमेंट तो नहीं हुई है आपके पास क्योंकि साइज नहीं चेंज हो रहा, ट्रांसलेशन भी नहीं है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो लाइनें बना लेते हैं जल्दी से ताकि पता चल जाए कि भाई रिफ्लेक्शन है कि रोटेशन। तो मुझे तो रिफ्लेक्शन ही लग रही है। ठीक है, तीनों लाइनें मेरे ख्याल से पैरेलल आएंगी, तो बिल्कुल पैरेलल आई हैं तीनों लाइंस। रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट किया, रिफ्लेक्शन हो रही है। क्या बताना होता है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी होती है। तीनों के मिड पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर कहीं आएगा, और इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपके पास कौन सी लाइन होती है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन होती है। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स आपके पास क्या हो गई? आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। पार्ट 2 के अंदर कह रहे हैं ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द शेयर। अच्छा, ये ज़रा ना मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। वेक्टर्स का जो भी पोर्शन है ना उसको मैं कंप्लीटली स्किप भी कर रहा हूँ और यहाँ पास पेपर से भी साथ साथ हटाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। जो वेक्टर वाले सवाल होंगे ना, मतलब वेक्टर वाले जो पार्ट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल नहीं हटा दिया, वो हम उसको वेक्टर्स में करेंगे। ठीक है, जब वेक्टर पढ़ेंगे ना तो इसको वेक्टर्स में करेंगे। अच्छा जी, द डायग्राम शोज ट्राइंगल डी। ठीक है, एन इनलार्जमेंट विथ सेंटर 5 4 स्केल फैक्टर 2 मैप्स ट्राइंगल डी ऑन टू ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहे हैं कि डी को आपने इनलार्ज करना है, इनलार्जमेंट करनी है। आपका सेंटर 5 4 है और स्केल फैक्टर 2 है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो 0 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें वो 3 स्टेप वाला प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, कि पहले हम डी के तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, उसमें से सेंटर को माइनस करेंगे, फिर स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटर ऐड करेंगे। ठीक है, ये तीनों काम जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे।
5 4 13 0 9 8, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इन तीनों को प्लॉट कर लेंगे 5 और 4, तो 5 4 तो ये हो गया, 13 और 0 तो 10 11 12 13, 13 ये हो गया, 13 और 0, ठीक है। 9 8, 9, एक सेकेंड, 9 आपके पास यहाँ पर होगा इस लाइन पे और 8 यहाँ पर, सही है। तो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 9 8, ठीक है। ये 9 8 है, ये 13 0 है, ये 5 4 है, ठीक है। 11 12 13 0, ठीक है। इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। तो ये आपकी इनलार्जमेंट हो गई। ये ट्राइंगल ई आपने बना दिया। फिर कह रहे हैं एन इनलार्जमेंट विद सेंटर 5 4, स्केल फैक्टर 0.5, ठीक है। सेंटर वही है, स्केल फैक्टर चेंज कर दिया। तो फिर से वही 3 स्टेप प्रोसेस होगा, लेकिन इस बार 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये वाले। इन तीनों को प्लॉट करना है। 5 4 ऑलरेडी प्लॉट हुआ है, ठीक है। ये 5 4 ऑलरेडी हुआ है। 7 3, 7 और 3, 7 3 यहाँ पर होगा, 6 7 और ये 1 2 3, ये होगा 7 3 6 5, 6 5 यहाँ पर होगा। तो अब ये आपका ट्राइंगल छोटा हो गया, क्योंकि आपका स्केल फैक्टर जो था वो 1 से छोटा था। ये ट्राइंगल एफ हो गया, सही है। पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं ट्राइंगल जी हैज वर्टिसेस 5 4 4 3 एंड 3 5, ठीक है। एक ट्राइंगल जी है जिसके ये 3 कॉर्नर्स हैं। इन तीनों को मैंने प्लॉट करके ट्राइंगल जी बना दिया। कह रहे हैं ट्राइंगल एफ कैन बी मैप्ड ऑन टू जी यूजिंग अ सिंगल इनलार्जमेंट, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल एफ को हम ट्राइंगल जी के ऊपर मैप कर सकते हैं यूजिंग इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट से किस तरह, 5 4 हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और हम स्केल फैक्टर जब -1 लेंगे तो -1 के अंदर या 1 के अंदर जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन -1 में क्या होता है, ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाती है, ठीक है। ये शेप यूं था, ये फ्लिप होकर यूं हो जाएगा, ठीक है, -1 स्केल फैक्टर के साथ, लेकिन साइज उसका चेंज नहीं होगा। अगर 1 ही रहता तो फिर वो यहीं पर ही रहता, ठीक है, अगर स्केल फैक्टर 1 होता तो इनलार्जमेंट के साथ हम इस तरह मैप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल एफ कैन ऑल्सो बी मैप्ड ऑन जी यूजिंग अ डिफरेंट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इनलार्जमेंट के अलावा रिफ्लेक्शन, रोटेशन या ट्रांसलेशन में से किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ये मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, उसको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। यानी कि पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सी, यानी कि इनलार्जमेंट के अलावा रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेशन हो रही है या ट्रांसलेशन हो रही है। एफ को जी के ऊपर मैप करा रहे हैं, एफ ऑब्जेक्ट है, जी हमारा इमेज है, ठीक है। इनलार्जमेंट से तो हो ही सकता है, बता दिया उसने। कैसे हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ये ले लो, -1 स्केल फैक्टर ले लो, मैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बताना है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन तो हो नहीं रही क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, फ्लिप हो रहा है ना शेप। तो या तो आपके पास यहाँ पर रोटेशन होगी या आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। वो किस तरह पता करेंगे, आप जो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उनको कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइनें क्योंकि हमारे पास पैरेलल नहीं है, तो ये आपके पास रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। अब रोटेशन के लिए सबसे पहले तो बताते हैं एंगल ऑफ रोटेशन क्या है हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूं, एरो वाला ही काम करते हैं कि एक एरो यहां पर बना देता हूं, ये ब्लैक वाला एरो होपफुली नजर आ रहा होगा आपको, और एक एरो इसी के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर बना देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पहले एरो यहां पर पॉइंट कर रहा था और अब ये पूरा घूम के इस तरफ आ गया, यानी कि पूरी 180 डिग्री के ऊपर आपके पास रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये एरो जो है अब ये
बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर आपके पास क्या हुई है, रोटेशन हुई है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जब रोटेशन होती थी तो हम सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह निकालते थे? सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका बड़ा ही आसान था कि जो सेम पॉइंट्स होते थे उनको आप कनेक्ट कर देते थे, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था वो आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन होता था, तो वो है 5 4। तो सेंटर ऑफ रोटेशन भी आप बता देंगे 5 4। ठीक है, सेंटर 5 4। ठीक है, ये ब्लैक लाइंस बने रहने देता हूँ, खैर वही। अगला सवाल देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टी मैप्स ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ए बार बी बार सी बार ये इमेज है। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो देखें, साइज नहीं चेंज हो रहा है, लार्जमेंट नहीं हो रही, ड्रैग भी नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही, तो अब या तो रिफ्लेक्शन है या तो रोटेशन है। लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, सेम पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ए बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ तो आपको पहले से ही मतलब इन्होंने बता के दिया हुआ है। बी बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सी बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। जल्दी से लिख देते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या बताते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने का क्या तरीका है, तीनों जो लाइन्स हमने ड्रॉ किए हैं अभी उनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये वाली जो लाइन आपके पास बन के आती है, सॉरी हाँ, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है। तो y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ सब कुछ, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। मैट्रिक्स सही है, पार्ट बी हटा देते हैं, पार्ट टू में देखते हैं। ट्रायंगल ए बार बी बार सी बार is mapped onto a double bar b double bar c double bar by a reflection in the y-axis. Draw and label triangle a double bar b double bar c double bar. ठीक है, y एक्सिस जो है ना आपका ये वाला, इसके अंदर आपको रिफ्लेक्ट करवाना है इस ट्राइंगल को। ठीक है, तो इसका बड़ा ही आसान सा तरीका मैंने बताया था आपको कि अगर a जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 बॉक्सेस दूर है, तो रिफ्लेक्ट करके भी ये 3 बॉक्सेस ही दूर चला जाएगा ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो ये हो गया ए डबल बार। इसी तरीके से बी अगर आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 बॉक्सेस दूर है, तो रिफ्लेक्ट करके भी ये दूसरी साइड पे 3 बॉक्सेस दूर चला जाएगा। ये हो गया बी डबल बार। इसी तरीके से सी आपके पास बिल्कुल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, सी बार सॉरी, तो सी डबल बार भी बिल्कुल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर होगा। ठीक है, इन तीनों को जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये ए डबल बार बी डबल बार सी डबल बार वाला ट्राइंगल भी बन गया। कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी is mapped onto a double bar b double bar c double bar by an anti-clockwise rotation about the origin. State the angle of rotation. सही है, वो कह रहे हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसको हमने मैप किया है इस ट्राइंगल के ऊपर जो अभी अभी हमने बनाया है। ठीक है, कैसे मैप किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन तो बड़ा ही आसान है बताना, कि आपके पास एरो ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन कलर ले। ठीक है, ए के ऊपर अगर इस तरह एरो बन रहा है तो ए बार पे यूं एरो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एरो आपका यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह, तो ये आपके पास क्या हुआ है, 90 डिग्री का एंगल हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री होगा। यहाँ से जब यहाँ आ गया तो ये आपके पास डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है और एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि यूं गए तो फिर आपको एंगल 270 बताना पड़ता। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही गए तो एंगल हमारा क्या है 90।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब करना है ए और बी, इनलार्जमेंट भी नहीं, ट्रांसलेशन भी नहीं है, तो या तो रिफ्लेक्शन है या तो रोटेशन है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये क्या है, रोटेशन है। एंगल ऑफ रोटेशन बताएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे एरो बनेगा और यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, ठीक है, सेम पॉइंट्स के ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो पहले एरो आपका यूं था और अब ये यूं चला गया, सही है। अब यहां से अगर ये इधर गया है तो इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। 270 में ना हम वो करते नहीं है रोटेशन, ठीक है, हम 90 में ही करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 270 में कभी भी नहीं करते, सही है। तो ये यहाँ से अगर ये एरो इधर चला गया तो इसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या बताएंगे भैया, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रोटेशन 90 डिग्रीज में होती है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हम सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह बताते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से, ठीक है। ये तीनों लाइनें आपके पास आ गई, इन तीनों के आपको सबसे पहले तो निकालने पड़ेंगे मिड पॉइंट्स, ठीक है। मैं अंदाजे से मिड पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। सही है, इसका कहाँ पे होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो ये होगा मिड पॉइंट, सही है। ये तीनों मैंने अंदाजे से मार्क कर दिए हैं, अंदाजे से किए हैं लेकिन हुए बड़े एक्यूरेट है भाई, ठीक है। अगर आप लोग मिड पॉइंट वाले मेथड से भी करेंगे ना तो आएगा यही, ठीक है, एक्यूरेटली वो होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि 3 ऐसी लाइनें जो कि परपेंडिकुलरली इन लाइंस को कट करें, ठीक है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के ऊपर कट करें और सेंटर को क्रॉस भी करें, ठीक है, सेंटर को क्रॉस भी करें। ये यहाँ पर बनेगी लाइन, ठीक है, इसी तरीके से ये वाली यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ना एक इस तरीके का ट्रायंगल शेप स्केल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे, ये जो रेड वाली लाइन है ना इसके साथ बिल्कुल अलाइन करेंगे और ये वाली लाइन बनाएंगे तो ये आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। ये जो ट्रायंगल होता है इसको आप रखेंगे इस रेड वाली लाइन पर, ये वाली जो साइड है इसको रेड पर रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेट तरीका है एक परपेंडिकुलर लाइन बनाने का, उस स्केल को यूज करने का, ठीक है। आज तक हम यही सोचते थे पता नहीं इसका क्या काम है, तो ये यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स आप लोगों ने पेपर में लेके जाना है, तो सेंटर आपका आ गया 1 1। ट्राइंगल बी, अच्छा ये सारा कुछ जरा मिटा देता हूँ पहले तो। पार्ट 2 में कह रहे हैं ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ ट्रांसलेशन वेक्टर, सॉरी ट्रांसलेशन वेक्टर -2 -3, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी, ठीक है। ट्रांसलेशन करनी है बी के ऊपर -2 -3 पे, ठीक है। -2 -3 का क्या मतलब है, -2 का मतलब ये है कि आपके पास 2 बॉक्सेस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है, और 3 बॉक्सेस नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यूज लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होती हैं और वाई की नीचे की तरफ नेगेटिव होती हैं, तो -2 -3 का मतलब है 2 बॉक्सेस लेफ्ट और 3 बॉक्सेस डाउन, ये तीनों पॉइंट्स को आपने इस तरह मूव कराना है। तो 1 2 1 2 और 3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 1 2 1 2 और 3,
ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। फिर 1 2 1 2 और 3, तो ये वाला पॉइंट उठ के आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये ट्रांसलेशन हो गई, 2 स्टेप्स लेफ्ट और 3 स्टेप्स नीचे। ये कौन सा ट्राइंगल था? ट्राइंगल सी है। पार्ट 3 में कह रहे हैं ए इज मैप्ड ऑन टू डी बाय अ रिफ्लेक्शन इन द y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक है। ए को रिफ्लेक्ट करना है y इक्वल्स टू x के ऊपर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x वाली लाइन आपके पास कौन सी है? वो ये वाली लाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करवाना है ए को। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर ये यहाँ पर एक बॉक्स दूर है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स दूर होगा। ये हाफ बॉक्स दूर है, तो यहाँ पर भी हाफ बॉक्स दूर हो जाएगा। और ये 2 बॉक्सेस दूर है, तो यहाँ पर भी ये 2 बॉक्सेस दूर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ये एरो ज़रा मिटा लेते हैं, और ये ट्राइंगल भी ड्रॉ कर देते हैं। ट्राइंगल डी है ये। पार्ट 4 के अंदर कह रहे हैं ई इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू ए एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 12, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ई, ठीक है। भैया वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जिस तरह ट्राइंगल ए है ना, उसी तरह एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई, जो कि ए से सिमिलर है, ठीक है। बस बात यह है कि जो ई की लॉन्गेस्ट साइड है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप देखें हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ इस ए को। तो इस ए की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी वाली है? देखें ये साइड आपके पास जो है ना, वो तकरीबन 2 बॉक्सेस के ऊपर आ रही है, और ये तकरीबन 1 बॉक्स के ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये वाली साइड 3 बॉक्सेस के ऊपर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड है ए की वो कितनी है? 3 है, ठीक है। ए की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 3। अब आपके पास एक दूसरा ट्राइंगल है ई, ठीक है, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 12, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ए और ई ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, यानी कि जो साइड ए की लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट है, वही वाली साइड ई की भी सबसे लॉन्गेस्ट होगी, यानी कि 12 ये होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसका हमें एरिया बता दो, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो अब हमें बेस तो पता है, बेस तो पता है ई की क्या है? 12 है। हाइट पता करनी है, तो वो भी ए के जरिए से निकालेंगे। तो देखें ए की हाइट कितनी है? 1। ये ए की हाइट है। हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? 1। तो अगर ए की हाइट 1 आ रही है आपके पास, तो ई की कितनी आएगी? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम ये पता करेंगे कि ई जो है वो ए से कितने टाइम्स बड़ा है। तो देखें ए की लॉन्गेस्ट साइड 3 है और ई की 12 है, ठीक है। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं बाय 4 तो मेरे पास आता है 12, यानी कि इससे मुझे ये पता चला कि ई जो है ना वो ए से 4 गुना बड़ा है। तो अगर ए की हाइट 1 है तो ई की क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 गुना बड़ी हो जाएगी ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये एरिया आ गया। सही है, बात समझ आई? ए और ई जो है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं। ई की लॉन्गेस्ट साइड है 3, सॉरी ए की लॉन्गेस्ट साइड है ए, सॉरी ए की लॉन्गेस्ट साइड है 3 और ई की लॉन्गेस्ट साइड है 12, ठीक है। तो अब ए की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ये वाली है, तो ई की भी लॉन्गेस्ट साइड ये वाली होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, ठीक है। अब हमें इससे ये पता चल गया कि जो ई है वो हमारे पास ए से 4 गुना बड़ा है। क्यों? क्योंकि ए की जो 3 वाली साइड है वो ई में जाके 12 हो चुकी है, यानी कि 4 गुना लंबी हो चुकी है। सही है, तो हाइट भी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ए की हाइट क्योंकि 1 थी, तो ई की हाइट कितनी होनी चाहिए? 4, 4 गुना बढ़नी चाहिए। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 12 ई की हमें बताई भी है और हाइट है 4। आंसर आ गया।
ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट सिमेट्री का है, इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन के पास पेपर्स थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। पेपर 1 के भी मैंने करा दिए, पेपर 2 के भी मैंने करा दिए। ठीक है, किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।